हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टिफायर के बारे में। जो रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है, तो आपके सिलेबस में अभी देखोगे तो आपके लिए 3 है, ठीक है, बट ऐसे कई तरीके के रेक्टिफायर हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और फिर उसमें कैपेसिटर का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट करें उससे पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, तो ये डायोड क्या होगा कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो पी टाइप को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो वहां पर हमको क्या होता था कि जो करंट होता था वो हमको वहां पर मिलता था, ठीक है। जबकि हम इसका उल्टा कर देते थे, ठीक है, कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते थे, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला फॉरवर्ड बायस होता था, ये वाला रिवर्स बायस होता था। तो रिवर्स बायस में हमको जो करंट मिल रहा था वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते थे, उतना छोटा मिल रहा था, जबकि यहाँ पर हमको कुछ करंट मिलता था, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसी चीज का यूज करके हमको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। तो हमको याद क्या रखना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होगा वो जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा तो उसमें से क्या होगा कि करंट पास होगा, और रिवर्स बायस में होगा तो करंट पास नहीं होगा। इतना हमको याद रखना है बस आज के लेक्चर में, ठीक है। तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि जो रेक्टिफायर है वो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये समझनी है कि जो करंट होता है, ठीक है, तो वो करंट क्या होता है, तो दो टाइप का करंट होता है, ठीक है। तो हमको पता होगा कि वो दो टाइप एसी और डीसी है, ठीक है। तो एसी जो होगा वो क्या होगा कि वो एसी इस तरीके से होगा, और जो डीसी होगा वो क्या होगा, तो इस तरीके से होगा। अब हमारे घर में जो करंट आता है वो क्या है, तो वो हमारे घर में जो लाइन आती है वो एसी होती है, बट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो किस पे चलते हैं, तो वो डीसी पर चलते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो करंट आता है एसी, उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब एसी में भी एक चीज आपको समझनी है, ठीक है, कि मान लो कि आपका 5 3 1 0 इस तरीके से, मतलब आप ले लो कि ये करंट का वैल्यू है, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी करंट का वैल्यू 5 से 3 पर गया, 3 से 2 पर गया, फिर इधर गया 4 पर, फिर 1 पर आ गया, फिर ये 1 2 पर गया। तो इस तरीके से अगर कोई करंट जाएगा ना, तो ये करंट ना डीसी ही होगा, ठीक है। आप ऊपर देख रहे होंगे एसी ऐसा है, बट ये एक्चुअली डीसी होगा। एसी में चेंज, मेन चेंज क्या है एसी में, तो देखो कि ये आपका जीरो, मतलब मिडल लाइन होगा ना, तो ये यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जबकि आप इसमें देखो तो ये क्या है, ओनली पॉजिटिव साइड पर ही है। अगर ये जो करंट है ये यहाँ से इस तरीके से गया होता, फिर इधर आया होता ना, तब जाके वो एसी बनता, बट ये डीसी करंट एक्चुअली है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू फिक्स है, कि वो वैल्यू वेरिएबल है, बट क्या है कि उसकी डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर डीसी करंट ये वाला या ये वाला डीसी ही होगा, एसी ये वाला है, जिसमें क्या होता है एक्चुअली मेन थिंग की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो तो नेगेटिव में कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू है उसमें ही बस चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से ये वाला डीसी है। एसी कब कहलाएगा, जब वो जो वोल्टेज होगा या करंट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तब वो एसी कहलाएगा, वो याद रखना है, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है वो है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो नाम के ऊपर से पता चल रहा होगा कि एक हाफ वेव होगा, एक फुल वेव होगा। तो सबसे पहले मैं उसकी सर्किट बना देता हूँ, बट सर्किट बनाने से पहले हमको समझना क्या है, तो जो हमारे घर पे इस टाइप का एसी करंट आता है, वो एसी करंट को इस तरीके से डीसी करंट में जो कन्वर्ट करता है वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेक्टिफायर। मतलब उसका काम ही क्या है, तो जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। तो हमको दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ने हैं, एसी सॉरी हाफ वेव एंड फुल वेव।
तो मैं दोनों के लिए सर्किट बना देता हूं। अरे ये एसी जब डायोड यहाँ पर 1 आता है तो ये हाफ वेव हो जाता है, ठीक है। और डायोड अगर 2 आएंगे, ठीक है, तो 2 डायोड आएंगे तो वो फुल वेव हो जाएगा। तो फुल वेव में क्या हो जाएगा कि डायोड 2 आएंगे तो हमारा सर्किट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो क्या होगा कि ये सर्किट जो है वो थोड़ा सा तो चेंज होगा, ठीक है। अब वो चेंज में क्या होगा, तो यहाँ पर डायोड 2 आएंगे, ठीक है। ये डायोड, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोड हम डाल रहे हैं वो कहाँ पर है, तो इस तरीके से लोड हम डाल रहे हैं। ये डायोड 1 लिख दो, इसको डायोड 2 लिख दो, ठीक है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। तो ये दो क्या है, तो ये फुल वेव और हाफ वेव दोनों के लिए हमारी सर्किट बन गई है। अब सर्किट बन गई है तो हम क्या होगा कि हम इजीली इसको अब ठीक से दोनों को कंपेयर करते हुए समझ सकेंगे, ठीक है। अब इधर आप देखोगे तो ये एसी जो होता है वो इस तरीके से होता है, तो इधर भी हमने सप्लाई तो एसी ही दिया है तो ये एसी इस तरीके से होगा। अब एसी में क्या होगा कि एसी जब एसी क्या होता है, तो आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग से वो एसी हमने क्या किया है कि वो इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो वो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे कि पहला जो हाफ सर्कल होगा उसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है दोनों साइड पर। तो पहला जो हाफ सर्कल है वो जब इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें 2 पॉइंट लेते हैं ए बी, ठीक है। तो जब पहला हाफ सर्कल होगा उसमें क्या हो रहा है कि हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इधर भी हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब देखोगे तो क्या होगा कि ए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आया, बी नेगेटिव आया, तो इधर भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, सेम ही। तो होता क्या है अब कि यहाँ पर आप देखोगे तो ए पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ चुका है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा तो अभी मैंने बताया कि वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ से ये पी के साथ जुड़ गया पॉजिटिव टर्मिनल, तो फॉरवर्ड बायस में चला गया तो इसमें से क्या होगा कि करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो सेम थिंग आप इधर देखोगे तो ए पॉजिटिव है तो इधर वाला डायोड है तो ये इसका पी टाइप हो गया, बड़ा वाला पी और छोटा वाला एन होता है, समझ गए। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव में आ गया तो ये क्या हो जाएगा कि पी में से करंट पास हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरा चीज क्या होगा, तो वो समझे उसके पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। दोनों के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, किसके लिए होगा, तो इनपुट के लिए होगा। तो इनपुट वोल्टेज की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट की हम बात करें तो इनपुट में आप देखोगे तो क्या होगा कि ये एसी तो इस तरीके से होता है, तो पहले हाफ में ये एसी इस तरीके से बढ़ेगा, फिर क्या हो जाता है कि दूसरे हाफ में वो एसी नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा, फिर वो एसी इस तरीके से बढ़ेगा। तो सेम थिंग इनपुट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट मतलब एसी में से जो आ रहा है वो, और ये तो हमने जो बात की वो आउटपुट की है। तो एसी तो क्या होगा दोनों के लिए इस तरीके से सेम ही आएगा। अब हम अगर आउटपुट की बात करें, ठीक है, आउटपुट की, तो आउटपुट के लिए क्या होगा हमारे पास, तो देखो क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में जब
ये हमने ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव बनाया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो P था वो पॉजिटिव के साथ आया, तो उसमें से क्या होगा कि करंट पास हो जाएगा, तो वोल्टेज हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए हमको क्या होगा कि वोल्टेज इस तरीके से मिलेगा। सेम थिंग इसमें भी आप देखोगे, तो ये ए पॉजिटिव बना, तो ये डायोड 1 है, उसके P के साथ जुड़ चुका है, तो ये डायोड क्या हुआ फॉरवर्ड में आ गया, तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका, तो अब क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगी। ए टर्मिनल जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और बी पॉजिटिव। सेम थिंग इधर भी हो जाएगी, ये नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो इस केस में अब क्या होगा, तो अब आप देख सकते हो कि ए जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल बी के साथ आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायोड है वो अब रिवर्स बायस में चला गया। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, तो रिवर्स बायस में हमको कोई करंट नहीं मिल रहा है, वैसा हमने पहले देख लिया। तो अब हमको होगा क्या कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतने से पार्ट में हमको क्या होगा, कोई करंट नहीं मिलेगा, तो कोई वोल्टेज नहीं आएगा। जबकि अब इसकी हम बात करें तो इसमें अब देखो कि क्या हुआ कि बी वाला पॉजिटिव बन गया। तो बी पॉजिटिव बन गया तो क्या हो जाएगा कि ये सेकंड जो हमारा डायोड है, यहाँ पर दूसरा भी डायोड है ना, तो बी पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या करेगा, तो सेकंड डायोड जो है उसको क्या करेगा कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ले आएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि जो करंट होगा वो ये डायोड में से पास हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर ए के साथ क्या हुआ है कि डायोड 1 जुड़ा है, बी के साथ डायोड 2 जुड़ा है, और जो लोड है वो तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा कि सेंटर, ये सेकेंडरी कॉइल के सेंटर में से जुड़ा है, इसलिए इसको सेंटर ड्राइव ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटर में से जुड़ा है सेकेंडरी कॉइल के, इसलिए। तो हुआ क्या कि अगर इधर से करंट पास हो गया तो ठीक है, वरना इधर से करंट पास होगा। तो होता क्या है कि करंट यहाँ से पास हुआ, ठीक है, यहाँ पर आया और यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अब अगर वो ए में से पास नहीं हो रहा है, बी में से होगा, तो बी में से इधर से पास हुआ, इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर। तो मतलब करंट की डायरेक्शन जो लोड में, तो करंट की डायरेक्शन सेम ही रहने वाली है, भले वो D1 में से पास हो या D2 में से पास हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा कि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बन जाएगा, तो करंट D2 में से पास होगा और फिर वो क्या हो जाएगा कि लोड जो हमने लगाया है उसमें से करंट तो पास होगा ही। तो उस वजह से क्या होगा कि हमको सेकंड टाइम भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हाफ सर्कल में क्या हो जाएगा, तो ए अगेन से पॉजिटिव बन जाएगा, बी नेगेटिव, इधर भी ऐसा हो जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो ए ऊपर की ओर मिलेगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा जैसे पहले मिला था। तो यहाँ पर अब आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, तो जो हाफ वेव है उसमें हमको हाफ वेव में ही क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, जबकि फुल वेव है तो उसमें क्या हो रहा है कि फुल वेव में हमको आउटपुट मिल रहा है। यही क्या है कि दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो फुल वेव है, ठीक है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें हमको फुल वेव तो मिल रहा है, बट अगर यहाँ पर 2 की जगह अगर हम 4 डायोड भी ले ले, ठीक है, तो वो ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। एक्चुअली आपको इसके लिए बुक में सिलेबस में नहीं दिया है, बट ये भी एक आता है कि ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में भी आपको क्या होता है कि इस तरीके से जो फुल वेव में आउटपुट हमको मिलता है, तो उसमें क्या होता है वो भी आप समझ लो कि उसमें एक्चुअली 4 डायोड एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर अब होता क्या है कि हमको इस तरीके से दो कंडीशन मिलती है, जिसमें क्या होगा कि एक यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 इस तरीके से 4 डायोड है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमको एक जगह पर से एसी देंगे तो क्या होगा कि कोई भी दो डायोड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं। तो उस वजह से हमको एक्चुअली में थोड़ा सा सर्किट एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को भी। तो होता क्या है कि दो डायोड क्या हो जाते हैं कि फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं तो करंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली लोड लगा देते हैं, तो होता क्या है कि दो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमको करंट मिलता है। फिर क्या हो जाएगा कि दूसरे दो जैसे यहाँ पर हो रहा था ना कि पहले में क्या हो रहा था कि पहला वाला जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता था। तो होता क्या है कि इसमें एक्चुअली पहले कोई भी दो फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, और फिर होता क्या है कि दूसरे दो होते हैं वो भी फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा आता था। तो उस तरीके से वो एक्चुअली क्या करते हैं कि पूरा हमको फुल वेव में रेक्टिफायर करके देते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो होता क्या है कि हमको जो रेक्टिफायर है तो वो फुल वेव में तो हमको मिल गया है, ठीक है। अब एक्चुअली वो ब्रिज रेक्टिफायर आपका सिलेबस में था नहीं, ठीक है, तो वो उसको इतना इंपॉर्टेंट देना मत, एक्चुअली बस आपका नॉलेज के लिए दिया था। अब देखो तो यहाँ पर एक्चुअली फुल वेव में हमको क्या हो रहा है कि रेक्टिफायर मिल चुका है। तो ये क्या था, ये हमारे पास एसी था और ये हमको डीसी मिल चुका है। एक्चुअली इधर भी आप देखो तो ये डीसी मिल चुका है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, तो आप देखोगे तो जो वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा लोड है, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम 0 लेते हैं तो ये वैल्यू बड़ा 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 इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है। तो ये पीक पर पहुंच गया। फिर क्या हुआ कि वो कम हुआ और 0 पर आ गया। फिर अगेन यहाँ पर से वो बड़ा बड़ा फिर कम हुआ। तो होता क्या है इसमें कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या हो कि जो वोल्टेज वो फ्लक्चुएट होता रहे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे तो वोल्टेज जो हमको मिला वो डीसी तो मिल चुका है, क्योंकि ये क्या है कि नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डीसी तो मिल चुका है। बट ये क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ से बढ़ गया फिर कम हुआ, फिर अगेन पीक तक बढ़ा फिर कम हुआ। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो भी हमने लोड है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमने कोई भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा वो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो हम उसको वोल्टेज क्या होगा कि बहुत कम फ्लक्चुएट होता हुआ मिलेगा। तो उस वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया होगा वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो हमको यहाँ पर अब करना क्या पड़ेगा कि ये जो डीसी हमको आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, तो फ्लक्चुएट नहीं होगा, इस तरीके से हमको सीधा मिल जाए, ठीक है, ये सीधा मिल जाए वैसा हमको करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको ये जो हमारा सर्किट होता है वो सर्किट में हमको फिल्टर लगाना पड़ता है। जो फिल्टर क्या करता है कि इस तरीके के आप देखो तो ये इंक्रीज हुआ फिर कम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो आते हैं उसको पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पल्स होता है ना उसको जो फिल्टर होता है वो कम कर देता है, ठीक है। तो वो फिल्टर बोलते हैं, मतलब कि वहां पर हम कैपेसिटर या इंडक्टर ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इस तरीके के जो पल्स आते हैं आउटपुट में उसको वो कम कर देता है, और जो भी हमारा आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज हो उसको स्टेबल बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये आउटपुट है, ठीक है, वो आउटपुट डीसी है, बट वो स्टेबल नहीं है। आप समझ सकते हो स्टेबल क्या होगा कि वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बट ये तो देखो कि फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल कौन करेगा, तो सर्किट में हम फिल्टर लगाएंगे वो इसको स्टेबल करता है। तो स्टेबल पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम तो कैपेसिटर लगाने वाले हैं। अब वो कैपेसिटर हम कहाँ पर लगाएंगे, तो जो हमारा फुल वेव होगा उसी में लगाएंगे, क्योंकि हाफ वेव की तो एक्चुअली जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या हो जाएगा कि हाफ वेव में ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो ऐसा तो हमको जरूरत ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा कि आपने लगाया तो हाफ वेव आया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट चला, बाकी के में बंद हो गया, फिर चला फिर बंद हो गया, तो वो तो एक्चुअली और ज्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हाफ वेव की हमको जरूरत ही नहीं है, तो ये हम अब निकाल देंगे।
तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो ये जो रेक्टिफायर वाला सर्किट है, ये रेक्टिफायर वाले सर्किट में हम कैपेसिटर ऐड करने वाले हैं। तो कैसे कर पाएंगे हम, तो उसके लिए समझो कि ये एसी है, ये इसका प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और फिर इधर आप देखोगे तो ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ है हमारा लोड, ठीक है। तो ये लोड के साथ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि साथ में उसको पैरेलल हो ऐसा हम एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा रेक्टिफायर है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये पूरा सर्किट हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको रेक्टिफायर कंसीडर कर लिया। अब देखो तो होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो लोड है, ठीक है, तो ये लोड के साथ क्या हो चुका है, अब आप देखोगे तो ये एक कैपेसिटर आ चुका है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ से मतलब मान लो कि कोई वोल्टेज है, ठीक है, तो वो वोल्टेज हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये एक जंक्शन बन चुका है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअली ग्राउंड होगा, नीचे वाला कैपेसिटर का प्लेट ग्राउंड होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि वोल्टेज दिया है तो यहाँ से करंट क्या होगा, थोड़ा सा इधर भी आएगा और इसमें से भी जाएगा। तो ये दोनों केस में क्या होगा कि ये कैपेसिटर में करंट आ रहा है, मतलब कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, तो वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब चार्ज होते होते क्या होगा, तो वो कब तक होगा, तो जब तक ये जो वोल्टेज था हमारा इनपुट वो बढ़ रहा था तब तक क्या होगा कि ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इनपुट हमारा पहले ले लो, तो इनपुट हमारा तो इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। अब इनपुट बहुत ही गंदा बना दिया, इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारा इस तरीके से रहेगा। तो अब होगा क्या कि जो कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं ना, वो कैपेसिटर को समझना है, ठीक है। ये इनपुट है और ये कैपेसिटर जो होगा, तो कैपेसिटर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या होगा, इस तरीके से बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया तो ये कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है, तो वो कैपेसिटर भी इस तरीके से चार्ज होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज पीक पर पहुंचा, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। अब वोल्टेज क्या हो रहा है, अब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो होगा क्या कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर वो मेंटेन करना चाहेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि वोल्टेज कम होता जाएगा, तो करंट यहाँ से इधर जो फ्लो हो रहा होगा, तो ये जो कैपेसिटर है वो भी अपने को ये वोल्टेज पर ही मेंटेन करना चाहेगा, इसलिए वो क्या करेगा कि जो अब वो करंट अपनी ओर खींच रहा था, तो उसकी जगह वो करंट को अब क्या करेगा कि उस दूसरी ओर भेज देगा। तो उस वजह से क्या होगा कि करंट डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। बट ये जो डिस्चार्ज होगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा ही होगा। क्यों थोड़ा सा होगा, तो ये डिस्चार्ज इसलिए थोड़ा सा होगा क्योंकि यहां से पूरा का पूरा करंट थोड़ी उधर चला जाएगा, क्योंकि इधर से एसी सप्लाई में से तो वोल्टेज आ ही रहा था। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर होगा वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, वो थोड़ा सा ही डिस्चार्ज होगा। तो वो थोड़ा सा डिस्चार्ज कब तक होगा, तो वो थोड़ा सा डिस्चार्ज ये आप देख सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था, तो ये कैपेसिटर भी इस तरीके से थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा। और फिर आप देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ से तो आप देखोगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर अगेन से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि ये कैपेसिटर जो डिक्रीज हुआ था तो वो अब अगेन क्या हो जाएगा, तो पीक पर पहुंच जाएगा चार्जिंग में, उसका चार्ज पीक पर पहुंच जाएगा। तो उस बार क्या होगा कि ये पीक पर पहुंच गया
तो यहाँ पर पहुंच गया वो पीक पर मतलब, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब अगेन वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि कैपेसिटर अपने को वही वोल्टेज पर रखना चाहेगा जो वोल्टेज यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, तो ये अगेन करंट को क्या करेगा कि लोड की ओर भेजने लग जाएगा अपना वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। तो उस वजह से क्या होगा कि ये अगेन से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तो कैपेसिटर जो इस तरीके से क्या कर रहा है कि अपने को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है, तो वही चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जो वोल्टेज है उसका जो फ्लक्चुएशन आ रहा है इस तरीके से उसको कम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेगी, तो ये तो एक्चुअली हमने कैपेसिटर की बात की है। तो अब देखो तो हमारा आउटपुट हमको कैसे मिलेगा, तो आउटपुट जो हमारा था वो आप देखोगे तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट इस तरीके सॉरी आउटपुट इस तरीके से इंक्रीज हो गया। अब क्या हुआ कि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये सेम फेज में है तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था। तो ये क्या हो रहा था कि वोल्टेज डिक्रीज होना चाहता है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ से डिक्रीज होना चाहता है, बट ये वोल्टेज डिक्रीज क्यों नहीं हो पाता था, ठीक है, क्यों नहीं हो पाता था, तो क्या होता था कि जो डिक्रीज हो रहा था तो उसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर अपना चार्ज भेज रहा था ना, तो वो चार्ज जितना ज्यादा आएगा उतना वोल्टेज वहां पर मेंटेन हो पाएगा। तो उस वजह से जो आउटपुट था उसमें क्या होता था कि वोल्टेज पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर जीरो आ गया था, तो वो ऐसे यहाँ पर जीरो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था तो बाकी का जो वोल्टेज था वो कैपेसिटर भेज रहा था ना, जो कैपेसिटर करंट भेज रहा था, तो वो क्या करता कि एक्चुअली वो उसको वोल्टेज इंक्रीज करने में हेल्प करता। तो उस वजह से क्या होगा कि आउटपुट में मतलब कि यहाँ पर आउटपुट हमारा लोड पर मिल रहा है, ठीक है, तो लोड पर क्या हो रहा था, तो आपने देखा ना कि वोल्टेज सप्लाई में से तो इधर से जा रहा था और फिर कैपेसिटर भी इधर भेज रहा था। तो अब क्या होगा कि दोनों यहाँ से और यहाँ से मिलकर इधर ही तो जाने वाले हैं, तो वो लोड में जाने वाले हैं। तो क्या होगा कि आउटपुट में अब हमको क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब क्या होगा कि अब ये सप्लाई जो है वो अगेन से इंक्रीज होने लगा, ठीक है, मतलब देखा ना कि यहाँ पर ये कम हो गया, फिर क्या होगा कि ये डिक्रीज होता जाता है तो दूसरा वाला इंक्रीज करता है, तो मतलब आउटपुट तो हमारा इंक्रीज ही रहता है हर वक्त। तो अब क्या होगा कि जो आउटपुट है वो अगेन से इंक्रीज होने लगा, तो वो क्या हो जाएगा कि अगेन से इंक्रीज होने लगेगा, तो मैक्सिमम पर पहुंचकर वो क्या होगा वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होकर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर आप देखते हो कि जो आउटपुट में फ्लक्चुएशन था तो वो फ्लक्चुएशन अब यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये क्या होगा कि इसकी कंपेयर में एक्चुअली कम फ्लक्चुएट हो रहा है। तो होगा क्या कि हमको जब कैपेसिटर लगा देंगे तो होता क्या है कि जो वोल्टेज आउटपुट का फ्लक्चुएशन होता है वो हम कम कर पाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये पूरा सीधा हो जाए, मतलब पूरा का पूरा बिना फ्लक्चुएशन वाला हमको आउटपुट मिले, वैसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बट अगर हमको इसे कम करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू हमको हाई रखेंगे। कैपेसिटर का वैल्यू हाई रखने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैपेसिटर जितना ज्यादा हाई वैल्यू का होगा उतना ज्यादा वो करंट भेजेगा, तो जितना ज्यादा करंट भेजेगा उतना ज्यादा यहाँ पर सप्लाई ज्यादा मिलेगा, तो फ्लक्चुएशन उतना कम आएगा। तो ये था आपका रेक्टिफायर के बारे में पूरा टॉपिक जो बुक में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।